गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडी। और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेजर डायनेस्टी। जो हमारा मध्य प्रदेश सिलेबस 2020 में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों को मिलाकर जो हमारे मेजर डायनेस्टीज होंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आज से हम डायरेक्ट डायनेस्टीज सिंगल डायनेस्टीज की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुई हैं और कौन कौन सी डायनेस्टीज ने क्या क्या कौन कौन से राजा हुए हैं उनके, और उन्होंने क्या क्या कार्य किया है किस किस क्षेत्र में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली जो हमारा आज का जो हम देखेंगे, पहले हम मैप के थ्रू समझेंगे कि किस राजवंश ने कहाँ पर राज शासन किया है। तो देखिए, अगर सबसे पहले देखें ग्वालियर रियासत में, तो यहाँ पर सिंधिया वंश ने यहाँ पर शासन किया था। और इसकी स्थापना किसने की थी, अगर हम देखें तो राणोजी सिंधिया ने। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो राणोजी सिंधिया जी ने की थी। और वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे, महादजी सिंधिया। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, सिंधिया वंश के बारे में। अगर हम ग्वालियर में दूसरा वंश देखें तो ये है तोमर वंश, जिनके बहुत इंपॉर्टेंट जो राजा हुए हैं मान सिंह तोमर और वीर सिंह तोमर। शिवपुरी में अगर हम देखें शिवपुरी में अगर हम देखें तो ये कछपाद वंश ने यहाँ पर शासन किया है, ये जिनके प्रमुख राजा हुए थे लक्ष्मण राज जी और कीर्तिराज जी। उसके बाद अगर हम बात करें बघेलखंड क्षेत्र में अगर हम देखें तो बघेलखंड क्षेत्र में बघेल वंश ने शासन किया, जिसमें विग्रहपल्ली और वीरमान ये इंपॉर्टेंट राजा थे वहाँ के। उनके बाद अगर हम यहाँ पर देखें त्रिपुरी जबलपुर क्षेत्र, अगर देखें त्रिपुरी या जबलपुर क्षेत्र हम देखें तो वहाँ पर कलचुरी वंश का शासन किया। कलचुरी वंश ने शासन किया, जिनके प्रमुख राजा थे कोकल जी और कर्णदेव, जिनको हिंदू नेपोलियन बोला जाता था, कर्णदेव। इनके बारे में हम आगे में विस्तार में बात करेंगे। ये हमारे गौंड वंशी शासन जिनका गौंड वंश ने शासन किया, जो हमारा मंडला क्षेत्र था वहाँ पर। रानी दुर्गावती जिनका वंश था, शंकर शाह जिनके राजा हुए, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें ओमकारेश्वर मानधानता, जो हमारा ओमकारेश्वर खंडवा है, वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश ने शासन किया। उसके प्रमुख राजा कौन थे, पुरुकुत्स यहाँ के प्रमुख राजा थे। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम धार में देखें तो धार में जो हमारे मराठा साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट वंश था वो कौन सा, पवार वंश था, जिनके राजा कौन कौन से, तुकोजी राव और आनंद आनंद राव जी और तुकोजी राव। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इंदौर में देखिए, इंदौर में मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश होलकर वंश, जिनके प्रमुख राजा थे मल्हार राव होलकर, खांडे राव होलकर और मालेराव होलकर जी। इनके बारे में भी हम विस्तार में पढ़ेंगे। उनके बाद अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, मालवा क्षेत्र में उज्जैनी इंदौर धार क्षेत्र में देखा जाए, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वंश हुआ है परमार वंश, जिनके जिनके प्रमुख शासक कौन कौन से, उपेंद्र जी हैं, सियक, मुंज, सिंधुराज और राजा भोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के राजा हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर अगर हम देखें कि मंदसौर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शासन था वो कौन सा था, राहिल वंश। ये क्वेश्चन पूछा गया, पीवी में पूछा गया, राहिल वंश। और इनके प्रमुख राजा कौन थे, विग्रहपाल और वच्छराज। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट राज्य थे जिन्हें कहाँ पर किस क्षेत्र में किया। तो आइए अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम पहला वंश की बात करें तो पहला ये वंश हमारा कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के बारे में बात करते हैं तो कलचुरी वंश की दो शाखाएं थीं, एक त्रिपुरी की और एक महेशमती की। पहले ये त्रिपुरी महेशमती में शासन करते थे, उसके बाद फिर ये त्रिपुरी में शासन किया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि कलचुरी वंश ने कहाँ कहाँ पर शासन किया, किस किस क्षेत्र में, तो त्रिपुरी क्षेत्र में और महेशमती क्षेत्र में। त्रिपुरी क्षेत्र हमारा जबलपुर का एरिया है और महेशमती क्षेत्र हमारा कहाँ का रही है, ये हमारा है खंडवा वाला। अगर निवाड़ क्षेत्र अगर देखिए इनके बारे में अगर देखिए तो इनके संस्थापक अगर पूछता है कि कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे कोकल प्रथम। 1850 से लेकर 1890 के बीच इन्होंने जो हमारा कलचुरी राजवंश था उसकी स्थापना की। अगर हम इसको निवाड़ वाले क्षेत्र जो त्रिपुरी जो महेशमती क्षेत्र था, अगर निमाड़ वाले क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर महेशमती में इनका साम्राज्य किया था। और इसके प्रथम जो ज्ञात राजा थे वो कौन थे, कृष्ण राज। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, ये निवाड़ क्षेत्र की, महेशमती क्षेत्र की। बेसनगर से प्राप्त चांदी के सिक्के और अभिलेख, और इनके बारे में त्रिपुरी साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, निमाड़ क्षेत्र में भी इन्होंने शासन किया है। बेसनगर से इनके चांदी के सिक्के और अभिलेख प्राप्त हुए। उसके बाद बुद्धराज
बुद्धराज जो चालुक्य राजा थे, उन्होंने मंगलेश इनको पराजित किया यहाँ पर। बुद्धराज जी ने, बुद्धराज इनके जो त्रिपुरी राजवंश के राजा थे, उनको चालुक्य राजा मंगलेश ने पराजित किया था। कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में। और इनको यहाँ से पलायन करना पड़ा था। फिर ये जाके कहाँ बचे हैं? फिर ये जाके बचे हैं त्रिपुरी में। फिर ये त्रिपुरी में बचे हैं। तो किसकी वजह से करना पड़ा था? ये चालुक्य राजा मंगलेश ने इनको पराजित किया था युद्ध में। फिर ये त्रिपुरी में आए। अब त्रिपुरी में आके जो हमने अभी वास्तविक राजा पढ़े थे संस्थापक, वो कौन थे? कोकल प्रथम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संस्थापक या फिर संस्थापक कलचुरी राजवंश के कौन थे, तो कोकल प्रथम थे। कितनी जगह इन्होंने शासन किया? 2 जगह, महेशमती निमाड़ क्षेत्र और त्रिपुरी जबलपुर वाला क्षेत्र महेशमती। अगर देखिए हम इम्पोर्टेंट राजा की बात करें, अगर हम इनके इम्पोर्टेंट राजवंश के बारे में बात करें, तो ये युवराज देव प्रथम, इनके सबसे ज़्यादा जो बताए जाते हैं कि युवराज राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, बहुत ही अच्छे राजस्व थे। उन्होंने इन्हें उज्जैन भुंजक कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उज्जैन भुंजक, क्योंकि इन्होंने उज्जैन पे कई बार आक्रमण किया और उसको हराया। उसके बाद इन्हें राजशेखर कवि इनके दरबार में रहते थे। कौन कवि? राजशेखर कवि। इनको और भी अगर हम इनको इनके नाटक की बात करें कि इन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट किया, तो इन्हें विद्यशाल विद्यशाल भंजिका नाटक की स्थापना की, काव्य मीमांसा ग्रंथ की स्थापना की। तो ये बहुत ही मतलब राजत्व के साथ साथ कवि प्रेमी भी थे। तो ये देख लीजिए इनका। उज्जैन भुंजक भी किसको बुलाया जाता है? युवराज देव प्रथम को बुलाया जाता है। राजशेखर किसके शासन काल में आए थे? तो युवराज देव के शासन काल में आए थे। और युवराज देव ने किस किस नाटक और ग्रंथ की रचना की है, जो कि क्वेश्चन पूछे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये मैंने वही चीज लेके आया हूँ आपके लिए। विद्यशाल भंजिका नाटक और काव्य मीमांसा ग्रंथ। उसके बाद अगर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राजा की बात करें, तो ये है लक्ष्मण राज द्वितीय। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके शासन काल में जो कलचुरी वंश था वो बहुत ज़्यादा उत्कर्ष पे था। इन्होंने कश्मीर, पांड्य, सोमनाथ पत्न आदि सारे क्षेत्रों को जीत लिया था इन्होंने। इनका राज में इतने अच्छे इनका कौशल था कि इन्होंने कश्मीर, पांड्य, सोमनाथ पत्न, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोमनाथ बंदरगाह था वो किस राजा ने जीता था? तो ये लक्ष्मण राज द्वितीय ने जीता था। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें, तो ये कौन है? ये गंगे देव जी हैं। गंगे देव कलचुरी राजवंश के राज हुए। तो इनका इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने ये राजा भोज से युद्ध करने के पश्चात, जो परमार राजा भोज थे, उनसे युद्ध में ये हार गए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि राजा भोज के साथ और चोल साम्राज्य के साथ मिलकर चालुक्यों पे आक्रमण किया। ये चालुक्य वही थे जिन चालुक्यों ने इनको महेशमती से भगने के लिए, वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था, हरा दिया था। उसके बाद उनके साथ किया, लेकिन क्या हुआ कि ये उनसे हार गए, इनका गुट उनसे हार गया चालुक्य राजवंशों से। राजा भोज, भोल परमार वंश, चोल वंश और कलचुरी वंश ने, तीनों ने मिलकर इन पर आक्रमण किया, फिर भी ये उनसे चालुक्य थे हार गए। अगर इनकी हम देखें कि इनकी प्राप्तियां क्या रही हैं, ज़्यादा वैसे कुछ नहीं रही हैं, तो अंग क्षेत्र, प्रयाग क्षेत्र आदि इन्होंने जीते थे गंगे देव ने। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्णदेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही इन्हीं से क्वेश्चन आता है कि कर्णदेव गंगे देव के पुत्र थे। तो गंगे देव जब भोज परमार थे हार गए थे, राजा भोज से हार गए थे परमार वंश से, तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली इन्होंने कर्णदेव ने कि हम अपने पिताजी का बदला पूरा करेंगे, और इन्हें मालवा के परमार और कलिंग राजा परमार पराजय किया इन्होंने। तो इन्होंने उनका बदला लिया और इन्होंने कर्णदेव ने मालवा क्षेत्र को जीता, कलिंग क्षेत्र को जीता और उनको हराया। इसलिए इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें हिंदी नेपोलियन और कलिंगाधिपत्य कलिंगाधिपत्य और हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कलचुरी राजवंश में हिंद नेपोलियन कहा जाता था, वो किसको कहा जाता? तो किसको कहा जाता है? कर्णदेव कलचुरी वंश के। उसके बाद इनके जो इम्पोर्टेंट आखिरी जो राजा हुए वो कौन हुए? विजय सिंह हुए। कौन हुए? विजय सिंह जी कलचुरी राजवंश के आखिरी राजा हुए हैं।
एक बार और हम अगर कलचुरी राजवंश की बात कर लें, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, तो देखिए दो दो जगह हुए थे ये, कहाँ कहाँ, त्रिपुरी और महिष्मती में। संस्थापक कोकल प्रथम थे। पहले इनका निमाड़ क्षेत्र में था, उसके बाद निमाड़ क्षेत्र में कहा मेनली महिष्मती में। और निमाड़ क्षेत्र में जब राज करते तो उस टाइम के ज्ञात सबसे पहले राजा कौन थे, कृष्णराज थे। 20 नगर थे, इनके बारे में चांदी के सिक्के और अभिलेख प्राप्त हुए। और बुद्ध राज जी के टाइम पर चालुक्य राजा मंगलेश ने यहाँ पर आक्रमण किया और इनको हरा दिया था। उसके बाद इनको पराजय के बाद इन्होंने त्रिपुरी के लिए पलायन किया। और त्रिपुरी में इनके पहले वास्तविक, या फिर त्रिपुरी में इनको प्रथम राजा कौन थे, कोकल प्रथम थे, जो इनके वास्तविक संस्थापक भी होते हैं। फिर इसके बाद युवराज देव प्रथम हुए, उज्जैन भुंजक, राजशेखर, विशालादित्य भंजिका, काव्य मीमांसा, इम्पोर्टेंट वो हुए। फिर उसके बाद लक्ष्मण राज, जिन्होंने कश्मीर, पांड्य, सोमनाथ पत्तन को जीता। गंगे देव, जिन्होंने चालुक्य राजा जयसिंह के साथ युद्ध किया, चोल और भोज परमार राजाओं और चोल राजाओं के साथ मिलकर, लेकिन हार गए। और अंग और प्रयाग को इन्होंने जीता था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्णदेव, मालवा के परमारों को किसने हराया, तो कर्णदेव ने हराया था। और कलिंग राज को किसने जीता, तो कर्णदेव ने जीता था। हिंदू नेपोलियन इनको कहा जाता है। और कलिंगाधिपति, इनको कलिंगाधिपति कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कलिंग को जीता। उसके बाद विजय सिंह, लास्ट इनके अंतिम शासन अगर पूछ लेता है विजय सिंह, तो अंतिम कलचुरी राजवंश के अंतिम शासन कौन थे, ये थे आपके विजय सिंह। देखिए अब हम बात करेंगे परमार राजवंश की। अगर हम परमार राजवंश की बात करें तो इनके क्षेत्र कौन सा था, जो हमने क्षेत्र भी देखा था, इनको कहाँ पर था, इनका मालवा का क्षेत्र, धार, उज्जैन, इंदौर, ये इनका क्षेत्र था। भोपाल, तो ये इनका क्षेत्र था, मालवा का क्षेत्र। अगर हम इनके संस्थापक की बात की जाए, देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा वही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो जो इनके संस्थापक हैं वो कौन है, राजा उपेंद्र। ये क्वेश्चन पीईबी में पूछा गया है, एमपी कांस्टेबल में। कौन थे, राजा उपेंद्र। अगर हम इनके राजवंश की बात करें, प्रमुख राजाओं की बात करें, तो देखिए 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मालवा क्षेत्र में, मेनली उज्जैन धार नगरी में परमार राजवंश की स्थापना की। किसने की, उपेंद्र राज ने। जो पहले राजा थे, राजा उपेंद्र ने। कहाँ पर किया, मालवा क्षेत्र में। अगर हम इनके प्रमुख राजाओं की बात कर लें, देखिए जिसने जो इम्पोर्टेंट कार्य किया होगा हम उन्हीं राजाओं को पढ़ेंगे। तो इनके उत्तराधिकारियों के राजा की बात करें तो वैरी सिंह प्रथम, शियक, मुंज। देखिए मुंज मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा है। देखिए राजा भोज तो है ही इम्पोर्टेंट, उनसे पहले भी जो राजा मुंज थे वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताया जाता है कि इन्होंने भी कभी भी हारे नहीं है, ये भी इन्होंने हर युद्ध जीते हैं, लेकिन आखिरी के युद्धों में ये कुछ युद्धों में ये हार गए थे। नहीं तो इनका नाम भी बाजीराव प्रथम की जगह, जिन्होंने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा, उनकी तरह हो जाता, लेकिन इन्होंने लास्ट में कुछ परिस्थितियों के कारण इनको हार गए। तो राजा मुंज, सिंधुराज, राजा भोज और महलक देव, ये यहाँ के अंतिम राजा। हमेशा याद रखना, यही पूछते हैं वो अंतिम राजा कौन थे परमार वंश के, तो ये कौन है, महलक देव। और राजा भोज ने जो शासन किया वो कब से किया था, 1000 ईस्वी में। आइए अब हम इम्पोर्टेंट राजवंश, ये हमारे राजा हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन है, ये हमारे राजा भोज हैं। तो अगर इनको देखें तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो परमार वंश की राजधानी थी वो किसने परिवर्तित की, राजा भोज ने की। कहाँ से, उज्जैन से धारा नगरी, मतलब धार के लिए। और धार नगरी में इन्होंने कालिका मंदिर, संस्कृत सरस्वती सदन, भोजशाला की स्थापना की। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो कालिका मंदिर है वो कहाँ पर है, धार में है, किसके द्वारा बनवाया गया, राजा भोज के द्वारा। और संस्कृत सरस्वती सदन जो भोजशाला है वो कहाँ पर है, वो भी धार में है, किसके द्वारा बनवाई गई, राजा भोज के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, तो भोजपाल, जो भोपाल नगर था वो किसने बसाया था, भोजपाल नगर किसने बनाया, राजा भोज ने। उसके बाद भोज तालाब का निर्माण किसने कराया है, भोपाल का, तो ये भी राजा भोज ने। और भोजपुर नगर मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा, जो रायसेन, भोजपुर जो है रायसेन में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश नहीं देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है ये। मध्य प्रदेश में तो है ही, देश में भी सबसे ऊंचा शिवलिंग है। तो और लेकिन ये आज भी अधूरा है। इसके बारे में हम शिवलिंग के बारे में हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, आगे से पढ़ेंगे जब हमारी कला और संस्कृति आएगी, तो उसके अंतर्गत ये मंदिर है। तो ये सब कुछ कंप्लीट है
एक एक चीज कंप्लीट है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको आज भी ये खंडित मूर्ति है, आज भी ये पूर्ण नहीं है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शमरांगण इनके ग्रंथ थे सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण, सिद्धार्थ संग्रह, चारु चर्चा, राजा मार्तंड, योग सूत्रवृद्धि, श्रृंगार मंजिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं राजा भोज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राजा हैं और इनके ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, ये आपको एक बार याद करना ही पड़ेंगे, रट लीजिए बिल्कुल। तो एक बार और पढ़ लेते हैं हम। संगरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृद्धि, राजा मार्तंड, चारु चर्चा, श्रृंगार मंजरी। जिनमें से तीन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार मंजरी, रामरंगड़ सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण और राजा मार्तंड। ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही करना है। उसके बाद देखिए अगर हम इनके क्षेत्रफल की, देखिए इस बार इनका क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी प्रीलिम 2019 जनवरी 2019 में क्वेश्चन आया था कि जो चित्तौड़गढ़ में जो गढ़ था वो किस राजा ने कराया था। तो इन्होंने ही कराया था, क्योंकि अगर हम इनके राज्य से देखिए, अब अगर इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने कहाँ पर। तो इनका राजवंश जो था वो तीनों दिशाओं में फैला हुआ था, तीन दिशाओं में फैला हुआ था, उत्तर में, मध्य में और दक्षिण में। अगर हम देखें, देखिए उत्तर में इनका कहाँ कहाँ था, तो चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन्होंने यहाँ के राजाओं को हरा के, किसी से मैत्री व्यवहार करके यहाँ पर इन्होंने राज्य किया। इनका राज्य क्षेत्र था चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो अगर आप कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ गलत नहीं होगा अब ये। तो चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश, अगर क्वेश्चन मध्य प्रदेश के राजाओं से आएगा तो मध्य प्रदेश के ये भी मैं आपको एक बताऊंगा कि कैसे आपको टिक करना है इनमें। तो कहाँ पर थे उत्तर के, अगर राजवंश में देखें तो हम चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये उत्तर में इनका था। अगर हम इनके मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र में इनका कहाँ कहाँ था, तो मध्य क्षेत्र में इनका जो राज था वो कहाँ पर था, मध्य क्षेत्र में मालवा, भेलसा और खानदेश, बुरहानपुर, भेलसा और मालवा में इनका राज्य था। यहाँ पर पूरे मालवा में था। उसके बाद अगर दक्षिण में देखें तो गोदावरी नदी के तट तक, गोदावरी नदी के तट तक इनका राज्यवंश था, इनका राज्य फैला हुआ था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर राजा भोज का शासन था वहाँ पे, और मध्य में मालवा, भीलसा और खानदेश में था। इसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राज की बात करें तो ये देखिए, ये हैं हमारे राजा मुंज, जिनका पूरा नाम था बागपति मुंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको देखें तो इन्होंने देखो इनके अभियान थे, कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को इन्होंने हराया था, कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को इन्होंने हराया। चालुक्य नरेश आपको याद है, चालुक्य नरेश को राजा भोज परमार और चोल और कलचुरी राजवंश ने मिलकर इनको हराने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हारे थे। लेकिन राजा मुंज ने अकेले ने, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसे कौन से राजा थे परमार वंश के जिन्होंने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया। तो किसने किया ये, राजा मुंज ने। राजा मुंज ने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया है। अगर हम इनकी नेक्स्ट, अगर और इनके अभियान की बात करें तो ये देखिए, गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को इन्होंने पराजित किया। मतलब मैंने बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। इन्होंने, मुझे लगता है कि राजा भोज, मतलब राजा भोज तो थे ही, लेकिन ये भी पढ़ने लायक है, बहुत ही इंटरेस्टेड पर्सन है। तो गुजरात के चालुक्य राजा को भी इन्होंने पराजित किया। उसके बाद, इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए, कंथेन, जो कंथेन दान पत्र अभिलेख से हुड़ों को भी पराजित करने का इनका साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौन सा, कांथेन दान पत्र। तो ये अभिलेख पूछेगा वो, यही क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में सिर्फ यही बनेगा, जो कांथेन दान पत्र अभिलेख है वो किससे रिलेटेड है, तो राजा मुंज से रिलेटेड है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने हुड़ राजाओं को, हुड़ों को पराजित किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये देखिए, इनकी जो क्योंकि ये एक बहुत ही कवि प्रेमी थे, बहुत कवि प्रेमी व्यक्ति था, बहुत ही मतलब लाजवाब व्यक्ति थी ये। तो इन्होंने क्या, इन्होंने पद्मगुप्त, नरसिंह
नव सहसंग चरित, हाँ सॉरी, नव सहसंग चरित लिखा इन्होंने पद्मगुप्त ने, और दश रूपक लिखा धनिक ने। इनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट थी ये। तो ये क्वेश्चन, अच्छा ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये नव सहसंग चरित किसने लिखा है? ये लिखा है पद्मगुप्त ने। किसके शासनकाल में लिखा है? राजा मुंज के शासनकाल में। और 10 रूपक जो साहित्य लिखा गया है वो किसने लिखा है? धनिक ने लिखा है। और किसके टाइम पे? राजा मुंज के टाइम पे। तो ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो फ्रेंड्स, तो आज हमने हमारे 2 राजवंश कंप्लीट किए, कलचुरी राजवंश और हमारा परमार, राजा भोज परमार राजवंश। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं गौरव शर्मा के नाम से। और ये हमारा एक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप, independent/study365 ये इंस्टाग्राम पे ग्रुप है। ये आपको मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट हर चीज़ से, करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स, फैक्ट्स, सबसे रिलेटेड को यहाँ पर डेली आपको अपडेट मिलेगा। और उसके साथ ही हम लोग एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज का। तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर हम आपके लिए एक डेली क्विज, 10 क्वेश्चन पॉलिटीज, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी, डेली हम आपको वहाँ पर एक क्विज का कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।